नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन में श्री अरोगन सभा को आवंटित भूमि पर वृद्ध आश्रम और वाचनालय भवन के निर्माण कार्य का किया गया शुभारंभ। गांव झंडावाली के स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का टोटा, ग्रामीणों ने मुख्य चिकित्साधिकारी को सौंपा ज्ञापन। परमल धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। सोमवार को लगातार चौथे दिन भी चलता रहा बारिश का दौर, बारिश से नरमा कपास की फसलों को नुकसान का अंदेशा। 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग, राजस्थान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। धान की सरकारी खरीद आरंभ करवाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परमल धान की सरकारी खरीद की व्यवस्था शुरू करवाने की मांग को लेकर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत चंद्रा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़, टीबी, पीलीबंगा व रावतसर क्षेत्र में काफी मात्रा में धान की बुआई होती है। सन 2018 से पूर्व यहाँ पर धान की सरकारी खरीद होती रही है, परंतु विगत वर्षों में धान की सरकारी खरीद को बंद कर दिया गया। सरकारी खरीद बंद होने से यहाँ के किसानों को 3 से 400 रुपए प्रति क्विंटल कम रेट पर धान बेचने को मजबूर होना पड़ता है। व्यापारी मनमाने तरीके से औने पौने दामों में किसानों से धान खरीदते हैं। यहाँ का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ज्ञापन के अनुसार पिछले वर्ष 1888 रुपए प्रति क्विंटल धान का सरकारी मूल्य निर्धारित किया गया था, परंतु बाजार में व्यापारियों ने किसानों से 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा। इस तरह किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ज्ञापन के अनुसार इस वर्ष धान का खरीद मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद शुरू करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में दयाराम जाखड़, गुरमीत चंद्रा, अनिल भांबू, बलराज सिंह, संजय कुमार, योगेंद्र कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में, टीबी में, रावतसर में और हनुमानगढ़ तहसील के अंदर भारी मात्रा में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का धान उत्पन्न होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी होता है। यहाँ पर पूर्व में जो है सरकारी खरीद होती रही है और पिछले कई सालों से जो है यहाँ पर धान की सरकारी खरीद बंद कर दी गई है। तो अब इतनी बम्पर फसल है, किसान ठगा महसूस करता है बिना सरकारी खरीद के। पिछली दफा 1888 रुपए जो सरकारी खरीद का रेट था, उस रेट के अंदर किसी भी जमींदार से खरीदा नहीं गया क्योंकि यहाँ सरकारी खरीद नहीं थी। केवल मात्र 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मजबूरन जो है किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को धान देना पड़ा। अब की बार जो है 1960 रुपए का भाव है, सरकारी खरीद नहीं हुई तो यहाँ 500 रुपए जो है कम पे किसानों को मजबूरन धान बेचना पड़ेगा। आज हम कलेक्टर साहब को इसी बात के लिए ये ज्ञापन देने आए हैं ताकि यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर जो सरकारी खरीद हो, और अगर सरकारी खरीद होती है तो मैं समझता हूँ कि एक एक किसान को जो है लाखों रुपए का फायदा होगा और हनुमानगढ़ जिले के अंदर करोड़ों रुपए जो है धान के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। इसी बात के लिए लेकर के हम आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे और ये हम ज्ञापन देंगे ताकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार पर दबाव बना करके और ये सरकारी खरीद जो है धान की चालू कराए। गांव झंडावाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं में विस्तार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांव झंडावाली के स्वास्थ्य केंद्र में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। गांव झंडावाली के स्वास्थ्य केंद्र में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने की मांग को लेकर गांव झंडावाली के ग्रामीणों ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। माकपा ब्रांच झंडावाली के बैनर तले सीएमएचओ से मिले ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत झंडावाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। इसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर व एक अन्य नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति की हुई है। झंडावाली में करीब 15,000 लोगों की आबादी वाला गाँव है। गाँव के स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले डिलीवरी केसों को ठीक ढंग से नहीं संभाला जाता। डिलीवरी से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ अपना पीछा छुड़ाने के लिए या तो पक्का सारना या टाउन स्थित के जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर देता है। न ही स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ का व्यवहार आमजन के प्रति सही है। स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ अपने हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र को खोलता है, जबकि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल को सरकारी समय अनुसार ही खोला जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार रात्रिकालीन भी पीएचसी में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, न ही रात्रिकालीन किसी स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर रात को किसी व्यक्ति को किसी चिकित्सा का लाभ लेना है तो उसे मजबूरीवश गाँव के झोला छाप डॉक्टरों की सेवा लेनी पड़ती है। अगर गाँव के लोग इमरजेंसी में चिकित्सा लाभ के लिए एम्बुलेंस की मांग करते हैं तो स्टाफ मदद करने की बजाय 108 पर फोन करने की सलाह देते हैं। अनपढ़ व्यक्ति
व्यक्ति को फोन पर 108 की सुविधा का लाभ लेने की जानकारी नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत जंडावली के स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने के लिए पीएचसी स्टाफ को सख्त आदेश देने तथा रात्रिकालीन स्टाफ को पाबंद करने की मांग की, ताकि रात्रिकालीन सेवाएं स्वास्थ्य केंद्र पर आमजन को उपलब्ध हो सकें। ज्ञापन देने वालों में दारा सिंह, पालाराम, सुल्तान खां, बब्बू मान, नाजम खान, भूपेंद्र कुमार, अकरम खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम गांव जंडावाली से आए हैं, स्वास्थ्य भवन को यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि गांव के अंदर पहले छोटा सरकारी हॉस्पिटल था, अब बड़ा सरकारी हॉस्पिटल हो गया, लेकिन बड़े वाली कोई बात नहीं है उसमें। वहाँ डॉक्टरों की कमी है, दवाई की कमी है, एक्सरे मशीन नहीं है, डिलीवरी केस में भी बड़ी दिक्कत आती है। डिलीवरी वाले सवेरे जाके बैठते हैं और शाम तक बैठे रहते हैं और शाम को जवाब दे दिया जाता है कि टाउन चले जाओ या पक्का सारना चले जाओ। तो जो पर्ची काटता है वही दवाई दे देता है, वहाँ डॉक्टर वगैरह चेक नहीं करते उस मरीज को कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, वो जो पर्ची काटते हैं वही दवाई दे देते हैं। तो वहाँ बड़ी समस्या है, इसीलिए हम गाँव वालों ने हम यहाँ CMHO को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी जो बात है वो जल्दी से जल्दी उन तक पहुँचाएंगे और जो ये समस्या है इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा। हम जंडावली से आए हैं और CMHO साहब को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए कि गांव जंडावली में जो हॉस्पिटल है उस पर जैसे हम दवाई लेने के जाते हैं तो ना तो उसमें कोई चेकअप किया जाता है, ना किसी प्रकार का नहीं, जो पर्ची काटते हैं वही दवाई दे देते हैं। कम से कम मरीज को संतुष्टि तो हो कि उनको जो दवाई लेने आए उनको कम से कम कोई चेकअप किया गया है, उसको बताया गया है कि तो आपको ये एलर्जी है या किसी प्रकार का कोई भी उसको अगर कष्ट है तो वो बताए तो सही उनको। बस सीधे अगर बुखार वाला गया तो वही दवाई दे दी, खांसी वाला गया वही दवाई दे दी, सर दर्द है तो वही दवाई दे दी, इस तरह का है। वो बाकी जो है कि गांव में डिलीवरी जो महिलाओं को डिलीवरी होती है तो उनको क्या है कि उनको वहाँ पे रखा जाता है, शाम को उनको कह दिया जाता है कि यहाँ पे नहीं होगा, अब पक्का सारना जाओ या फिर टाउन में जाओ, इस तरह का। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को चौथे दिन भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। किसानों के अनुसार बरसात से नरमा कपास की फसल को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। सोमवार दोपहर को जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में लगातार चौथे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं किसानों को फसलों की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि नरमा और कपास की फसल बरसात के भार से जमीन पर लेट गई है। किसानों के अनुसार लगातार हो रही बारिश से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और फसल खराब होने का अंदेशा पैदा हो गया है। सोमवार को चौथे दिन हुई बारिश से गलियों में पानी भर गया तथा सड़कें भी पानी से लबालब हो गई। पानी भर जाने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया तथा लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए वाहन चालकों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत बढ़िया ठंडा मौसम हो गया है, इसलिए सबको राहत मिली है, मौसमों के लिए बहुत अच्छा है। अब पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मौसम हुआ है, बढ़िया है। बोर्ड में पानी नहीं आ रहा था, अब महीने की बंदी हो चुकी है, 3 महीने की पहले 3 महीने की बोर्ड दे दी है, इसलिए रात मिली है, गुरुवार भी बिछाई हुई है अकेली, अच्छी तेज आ रही है, अंकार भी आ रहा था। राजस्थान पॉलिटेक्निकल कॉलेज के अध्यापकों ने आज 7वां वेतन आयोग के लाभ दिए जाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। हमें चाहिए 7वां वेतन, हमें चाहिए 7वां वेतन, हमें चाहिए 7वां वेतन, हमें चाहिए 7वां वेतन। 7वां वेतन आयोग के लाभ देने की मांग को लेकर राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज के अध्यापकों ने काली पट्टी बांध करके विरोध दर्ज करवाया। अध्यापकों ने कहा कि इस संदर्भ में राज्य सरकार को कई बार लिखने के बावजूद 7वें वेतन आयोग का लाभ उन्हें नहीं दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप आज काली पट्टी बांधकर उन्होंने अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को तमाम अध्यापकों द्वारा दोपहर में लंच के समय पुनः विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 15 सितम्बर को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद सरकार द्वारा सुनवाई नहीं की गई तो 18 तारीख को तमाम कर्मचारी सामूहिक रूप से अवकाश पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद तमाम राजस्थान के अध्यापक जयपुर में एकत्रित होंगे तथा विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज की टीचर्स इकाई द्वारा, सेंट्रल इकाई द्वारा जयपुर में के आह्वान पर हमने आज राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थानीय इकाई द्वारा काली पट्टी बांध करके हमने विरोध प्रदर्शन किया है। 7वां वेतन आयोग हमें अब तक नहीं मिला है, तो इसी क्रम में हम कल है वो लंच विरोध प्रदर्शन करेंगे लंच में, और 15 तारीख को हम जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन भी देंगे, और 18 तारीख को एक सामूहिक अवकाश पे जाने का निश्चय किया है, और 23 तारीख को हम विधानसभा जयपुर में धरना प्रदर्शन
करेंगे, सामूहिक रूप से हम पूरे राजस्थान से करेंगे। आज हम सब हमारे महाविद्यालय जो है राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़, इसके परिसर में एकत्रित हुए हैं, जो कि हमारी जो केंद्रीय इकाई है राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की, उसके आह्वान पर हमने कुछ प्लान तैयार किया है, जिसके लिए आज हमने काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया है। और कल की दिनांक में हम हमारे लंच टाइम के दौरान जो है नारा प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में परसों 15 तारीख को कलेक्टर महोदय के थ्रू हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद में 18 तारीख को हमने सामूहिक अवकाश पे जाने का निर्णय लिया है। और 23 तारीख को यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो 23 तारीख को हम सब लोग जो है पूरे राजस्थान से विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको राज्य सरकार जो है 7वां वेतनमान जो है लागू ना करे। टाउन में रेलवे स्टेशन के पास श्री अरोड़ा सभा को आवंटित भूमि पर सोमवार को वृद्ध आश्रम और वाचनालय भवन निर्माण की नींव रखी गई। टाउन में रेलवे स्टेशन के पास श्री अरुण सभा को वृद्ध आश्रम और वाचनालय के लिए आवंटित भूमि पर सोमवार सुबह भूमि पूजन के साथ नींव रखी गई। इस मौके पर समाज के प्रेम सेतिया, खैराती लाल मदान, चिमनलाल वाट्स, ओम प्रकाश छाबड़ा, अमरचंद आहूजा, कश्मीरी लाल छाबड़ा, इंद्रजीत चराया, राजेश मरेजा, नरेश छाबड़ा, तरसेम अरोड़ा, सुरेंद्र काठपाल, राजपाल नागपाल ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर नींव रखी। संरक्षक प्रेम सेतिया ने भवन निर्माण के लिए समाज के सभी लोगों से अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह समाज को गौरवान्वित करने वाला अवसर है कि आवंटित भूमि पर नींव रखी गई है। इसमें इस समय जरूर लगेगा, लेकिन सुविधाओं से सुसज्जित भवन ऐसा है बुजुर्गों को आधुनिक सुविधाएं देने में मील का पत्थर साबित होगा। अरोड़ा समाज के तरसेम अरोड़ा ने कहा कि करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवन के लिए समाज के हर परिवार व्यक्ति से सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा। कार्यकारिणी और पदाधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अरोड़ा समाज एकजुटता के साथ इसमें अपना सहयोग देगा। प्रारंभिक तौर पर समाज के दानदाताओं ने इसमें सहयोग के तौर पर ईंट, सीमेंट सहित हर संभव आर्थिक सहयोग का विश्वास दिलाया। इस मौके पर अजय सुखीजा, बलदेव कुकड़, कृष्ण मदान, उमेश वाट्स, विशु वाट्स, नितिन छाबड़ा, युवा अरुण संघ के विकास डोडा, महेंद्र छाबड़ा, गुंटर डोडा, संदीप छाबड़ा, राजपाल गिलहोत्रा, एकांश अरोड़ा सहित अरोड़ा समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। ये गर्व की बात है जहाँ हमारे समाज की जो भी यूथ है उनकी सेवा का भाग है। आज हमें ये जगह पिछले कार्यकाल में अलॉटमेंट हुई वृद्ध आश्रम और वाचनालय, क्योंकि वृद्ध आश्रम हम पहले चला रहे हैं, वो छोटा पड़ रहा है और हमारे अरोड़ों साथियों को सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त है। अब यहाँ हम नया वृद्ध आश्रम वाचनालय खड़ा करने जा रहे हैं, उसकी नींव रखी है, तो हमारे समाज के सभी लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। उसके लिए सारे समाज का हम आभारी और धन्यवाद करते हैं। रहेगी बात हमारे समाज की कि हमारा समाज एक सेवा करने वाला आदमी है। आपने देखा होगा जो लाशें आती हैं, बदबू आती है, उनके जलाने का काम हमारा समाज की सेवादारी करते हैं, या और कोई कार्य कल्याण भूमि में सफाई करना, जितने भी छोटे से छोटा बड़े से बड़े कार्य में हमारा समाज हमेशा अग्रिम रहता है। मैं अग्रिम रहने के नाते हमारे समाज के अरोड़ा भाइयों को सबको शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। ये अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी हमने नींव रखी है, लॉकडाउन चल रहा है, जैसे हमें सेवा प्राप्त होगी उतना बड़ा खर्चा करते रहेंगे। इसका कोई टाइम पीरियड तो होता नहीं, जितना लंबा कर सकेंगे, आज नहीं 2 साल में होगा तो मैं अगला कार्यकाल करेगा, करता रहेगा, इसका काम चलता रहेगा। इसके अंदर ये सोचते हैं कि हम जल्दी ही कुछ कार्य जो 2 कमरे 3 कमरे रहने के लिए हैं और सुविधा है वो तो जल्दी तैयार करवा देंगे। कि हमें अभी तो 50 लाख ईंटे का भी दान मिला है, 200 कट्टे सीमेंट का मिला है, कुछ 5-7 लाख रुपये हमारे ट्रस्ट के पास पड़े हैं। तो मैं मानता हूँ कि 5-10 लाख चंदा आ गया तो 15-20 लाख रुपए लगा के हम जहाँ तक तैयार कर देंगे जल्दी से जल्दी कि वृद्ध आश्रम रहने के लायक हो जाए, वाचनालय तैयार हो जाए, जल्दी से जल्दी कर देंगे। बाकी जो प्रोग्रेस होगी लोन वगैरह अच्छा बनाने की, सुंदरता बनाने की, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। आज श्री अरोड़ा सभा हनुमानगढ़ टाउन को जो एफसीआई गोदाम के पीछे 175 × 330 फुट की जगह साइज़ हमें अलॉटमेंट हुई थी, उसका आज भूमि पूजन कर शिलान्यास कराया गया। इसके अंदर समाज द्वारा वाचनालय और वृद्ध आश्रम का निर्माण कराया जाएगा, जो कि अति आधुनिक आज की ज़रूरतों के हिसाब से कराया जाएगा। अभी जो अरोड़ा की तरफ से वृद्ध आश्रम संचालित किया जा रहा है उसमें पहले 12 वृद्ध थे, अभी 20 के समथिंग हो गए हैं और प्रतिदिन इनकी कुछ सामाजिक कृतियों को मान लो या जैसे मर्जी मान लो, उसकी वजह से वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जिसकी आज समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि प्रशासन
से हमारी पुरानी कार्यकारिणी द्वारा और डॉक्टर राम प्रताप जी के सहयोग से इस जगह का आवंटन हुआ। जिस जगह पे आज हम खड़े हैं, इस जगह का भूमि पूजन शिलान्यास कराकर आज शहर के गणमान्य व्यक्ति नेतृत्व में आज इसका भूमि पूजन कराया गया है। हम शीघ्र ही इसके ऊपर भवन निर्माण का कार्य चालू कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी मेरी समाज से, अरोड़ों समाज से विनती है कि इसके अंदर तन मन धन से सहयोग करें, ताकि इस वाचनालय धर्मशाला का जल्दी से जल्दी निर्माण कर संचालन किया जा सके। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तहसील कमेटी की बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तहसील कमेटी की बैठक सोमवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, तब से किसानों और मजदूरों पर हमले बढ़ गए हैं। देश का किसान लगातार 10 महीने से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही। अब त्रिपुरा में बीजेपी RSS की ओर से योजनाबद्ध तरीके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों पर हमले किए जा रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों को जलाया जा रहा है, माकपा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं की जा रही हैं। इसको लाल झंडे का सिपाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ पूरे देश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर 16 सितंबर को माकपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला कलेक्टर के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हमारे तहसील के पर्यवेक्षक कामरेड रामेश्वर जी वर्मा मौजूद रहे। इस बैठक में त्रिपुरा में जो RSS और भाजपा के गुंडों द्वारा हमारे कामरेड के ऑफिसों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप हमारी सेंट्रल कमेटी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं कि लोकतंत्र में इस तरीके की कार्रवाई उचित नहीं है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। अब वो जिस तरीके के हालात त्रिपुरा में पैदा कर रखे हैं, हमारे वाहनों में आग लगा दी, ऑफिसों में आग लगा दी, बहुत भारी भयंकर नुकसान है और हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। ये राजनीतिक हिंसा है जो लोकतंत्र में किसी भी तरह अपने इसको उचित नहीं कह सकते। इसलिए हमारी यहाँ पार्टी में बैठक होकर आज तय हुआ है कि 16 तारीख को जिलाधीश कार्यालय पर हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे जनसंघों के तमाम कार्यकर्ता यहाँ लाल चौक में इकट्ठा होंगे। यहाँ से जुलूस लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन, अपनी मांग भेजेंगे कि जो राजनीतिक हिंसा है इस पर रोक लगाई जाए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वुशु संघ के तत्वाधान में 12वीं जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया।
वुशु संघ के तत्वाधान में 12वीं जिला स्तरीय सब जूनियर व जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले के 140 छात्र छात्राओं ने अलग अलग भार वर्ग में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के सब जूनियर बालिका वर्ग में 20 किलोग्राम में चित्रांशु, 24 किलो भार वर्ग में निरीक्षा, 28 किलो भार वर्ग में हर्षदीप, 32 किलो भार वर्ग में आंचल, 36 किलो भार वर्ग में मन्नत, 39 किलो भार वर्ग में प्राची ने हिस्सा लिया। इसी प्रकार जूनियर बालिका वर्ग में 45 किलो भार वर्ग में नितिशा, 48 किलो भार वर्ग में खुशबू, 52 किलो भार वर्ग में काजल, 56 किलो भार वर्ग में प्रभा, 60 किलो भार वर्ग में अर्शदीप कौर आदि खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि जूनियर वर्ग में विजेता खिलाड़ी 23 सितंबर से 26 सितंबर तक जोधपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सोमवार को प्रतियोगिता के समापन मौके पर पदम सिंह, विक्रम सिंह, राजेश खिच्चड़, संदीप सिंह, रणधीर सारण, राजीव चौधरी, हेमंत गोयल, राजेंद्र कुमार, अक्षय ज्ञानी, आलोक कड़वा सहित अन्य खेल प्रेमी मौजूद रहे। और मैं अभी नेशनल में मेरी सिल्वर मेडल है और नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल है हनुमानगढ़ स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। और ऐसे ही सभी बच्चों का आगे भी और बच्चे वुशु में आगे जाएं और वो अपना भविष्य बना सकें। राजीव गांधी स्टेडियम में सब जूनियर, जूनियर और यूथ वर्ग की जिला वुशु संघ के तत्वाधान में जिला प्रतियोगिता थी। उसमें तकरीबन 140 बालक बालिकाओं ने पार्टिसिपेट किया और इसके विजेता जोधपुर के ओसिया में पार्टिसिपेट करे। आबकारी विभाग की कथित दोगली नीति के विरोध में शराब ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा आंदोलन आज कार्मिक अनशन में तब्दील हो गया। दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोगली नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। आबकारी विभाग की कथित दोगली नीति के विरोध में अनुज्ञाधारी शराब ठेकेदारों की ओर से संगरिया रोड पर स्थित शराब के गोदामों के समक्ष दिया जा रहा बेमियादी धरना सोमवार को 5वें दिन कार्मिक अनशन में तब्दील हो गया। धरने पर बैठने वालों को माल्यार्पण कर कार्मिक अनशन पर बैठाया गया। इस मौके पर शराब ठेकेदारों ने कहा कि प्रदेश के समस्त शराब व्यवसायी 5 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी के चलते शराब ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति चिंताजनक हो गई है। शराब ठेकेदार सरकार को सबसे अधिक राजस्व देते हैं, इसके बावजूद उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। ठेकेदारों ने कहा कि आर्थिक नुकसान होने की वजह से न जाने कितने ही ठेकेदारों ने अपनी दुकानें सरेंडर कर आबकारी विभाग को सौंप दी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों का शीघ्र ही निराकरण नहीं किया गया तो मजबूरन सभी दुकानदारों को सरेंडर कर चाबियां विभाग को सौंपनी पड़ेंगी। इस मौके पर भूपेंद्र सुडा, राम कुमार निवाद, गगनदीप सिंह, विनोद सुडा, दलीप कसमा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मामला सरकार से वाइन कॉन्ट्रैक्टर को जो ठेकेदारी के लिए एक्साइज का ठेका दिया हुआ है, उसके अंदर सरकार किसी भी प्रकार से ठेकेदारों की मदद नहीं कर रही है। और आज हालात ये है कि ठेकेदार ठेके छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। रोज ठेके छूट रहे हैं, लेकिन सरकार उस बात को मान नहीं रही है। जो ये RML की और ये जो गारंटी है, इसको ठेकेदार कभी नहीं उठा पाएगा। और ऐसे ही ठेकेदार अगर भागते रहे तो ये मैदान खाली हो जाएगा। तो सरकार को हम चाहते हैं कि उससे पहले सरकार को जाग जाना चाहिए और ठेकेदार की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि आज ठेकेदार बहुत बड़ी रेवेन्यू दे रहे हैं एक्साइज के थ्रू, लेकिन सरकार फिर भी नहीं होश में आ रही है और सरकार को बहुत जल्दी जाग जाना चाहिए। आज आबकारी विभाग की दोगली नीति के खिलाफ हनुमानगढ़ डिपो में हमारा 5वां दिन धरने का जारी है, जिसमें हमारे शराब व्यवसायी भाई कार्मिक अनशन के जाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि स्थितियां खराब हो गई है, सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार को जगाने के लिए सभी शराब व्यवसायी हनुमानगढ़, अकेला हनुमानगढ़ नहीं, आज हमारे साथ 10 से 15 जिले हमारे साथ आए हैं, जिन्होंने जीरो बिलिंग के साथ सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन चालू किया है। और इस धरना प्रदर्शन को हम जारी रखते हुए मतलब 15 दिनों में ऐसा कुछ करके दिखा देंगे। भी सरकार को भी सुनना पड़ेगा हमारा, क्योंकि हमारी कंडीशनें खराब होती चली जा रही है। कंडीशन का हम आपको बता ही चुके हैं। RML का जो 15% का जो किया था इन्होंने डिफरेंस का, और उसी की हम मांग रखते हुए 65-35 का रेसा हम चाहते हैं। एम्बुलेंस चालक से मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एम्बुलेंस चालकों ने आज टाउन थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा।
एक एम्बुलेंस चालक के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में एम्बुलेंस चालकों ने आज टाउन थाना अधिकारी को ज्ञापन देकर मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दी गई शिकायत में पीड़ित राजू भगत नामक 108 एम्बुलेंस चालक ने बताया कि बीती शाम वह राजकीय हॉस्पिटल के सामने बने स्टैंड पर लेटा हुआ था। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक एवं एक युवती आए। उन्होंने आते ही राजू भगत के साथ मारपीट एवं गाली गलौज शुरू कर दिया। पीड़ित राजू भगत ने बताया कि उक्त युवती ने उस पर फोन कर गाली गलौज करने का आरोप लगाया था, लेकिन हकीकत यह है कि वह उस युवती को जानता तक नहीं। उन्होंने थाना प्रभारी से मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रात 8:30 बजे या 8:40 पे यह घटना है। मैं अपने करनी धर्मशाला के आगे बेंच लगा हुआ है, उस बेंच पे बैठा था। एक लड़की और 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, तो उसने पूछा कि राजू भगत कौन है। उसको मैं बोला भी राजू भगत तो बेटा मेरा नाम है। तो क्या आपने फ़ोन पे गालियाँ निकाली है? बेटा मैं तेरे को जानता ही नहीं, मैं गालियाँ कैसे निकाल रहा हूँ। इतने में उसने मेरे 2-4 थप्पड़ मार दिए और गालियाँ मेरे कम से कम 3 या 4 हज़ार रुपये मेरे जेब में थे, उसका पता ही नहीं है। एक लड़की थी, 2 लड़के थे। उसने मेरे बेटे को फ़ोन किया आधे घंटे पहला कि ये मामा जी है, ये ऐसे हमारी बदनामी कर रहा है। तो मैं उस घरवाली लड़की है उसको मैं घर पे फ़ोन कर दिया उनके परिवार वालों को। तो अब आप ध्यान रखना साहब, उसको भांजा मान रहा हूँ, बेटे तरह रखता हूँ, मेरे बच्चे के साथ में रहता है, वो 24 घंटे मेरे घर पे रहता है। तो अब बिहार गया हुआ है, क्या कार्रवाई हो जाएगी? आप कहने पे हुआ है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा आज जंक्शन स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के क्रम में 11 से 17 दिसंबर तक जिले भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत सोमवार को जंक्शन स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक तरुण विजय ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रम करने का उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को 1 वर्ष के लिए चलाया जाना था, मगर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि गांधी जी के विचार वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं और इसे आम जन तक पहुंचाया जाना जरूरी है। इसी के तहत राज्य सरकार ने इसे आगामी 2-3 वर्षों तक चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी यदि गांधी जी के दिखाई मार्ग पर चले तो उनका जीवन सरल हो सकता है। कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा, अश्विनी पारिक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं कि गांधी जी, जैसा कि पूर्व में मैडम ने बताया था, गांधी जी केवल व्यक्ति ही नहीं थे, केवल उन्होंने हमें देश से आजादी ही नहीं दिलाई। गांधी जी जो है वो एक सिद्धांत है, गांधी एक सिद्धांत है। जीवन भर उन्होंने जो विचार अपने व्यक्त किए और जिन विचारों का जो उन्होंने अपने विश्लेषण किया, उनका जो निचोड़, अपने जो अनुभव उनके थे, उन अनुभवों को जो है गांधी जी ने अपने विचारों के रूप में दिए। गांधी दर्शन को हम केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पढ़ते हैं, गांधी दर्शन जो है वो पूरे विश्व में ये पढ़ा जाता है। 2019 को था, एक साल पूरा सरकार ने तय किया गया कि पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन गांधी जी की जो दर्शन और जो उनकी वर्तमान में प्रासंगिकता है, उसको देखते हुए सरकार ने भी तय किया कि इसको 1 साल नहीं बल्कि 2 साल तक या 3 साल तक इसको लगातार मनाया जाएगा। तो अलग से गांधी प्रकोष्ठ का गठन भी कर लिया गया है। मुझे लगता है कि पूरे भारत में एक राजस्थान ऐसा होगा जहाँ गांधी प्रकोष्ठ का अलग से गठन किया गया है, अलग से कोष पेश की गई है और पूरा राजस्थान में गांधी को लेकर इस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गांधी को फॉलोअर है, गांधी को उनमें रूप देखा जाता है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत को लेकर वो अक्सर बात किया करते हैं। मैं समझता हूँ यही सब बातें युवा पीढ़ी को भी बताने की आवश्यकता है। गांधी के जो सत्य, अहिंसा और जितने भी दर्शन हैं, तो युवा पीढ़ी को भी उन सबका ज्ञान हो, उनके बारे में पता हो। के अंतर्गत आज तीसरे दिन महात्मा गांधी विद्यालय में हमारी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निबंध प्रतियोगिता में जो प्रथम आए हैं, द्वितीय हैं, तृतीय हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। माननीय गांधी जी के ही गांधीवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो मंशा है कि गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाए, उन्हीं के उद्देश्य से ही पूरे राजस्थान के अंदर गांधी जी को लेकर जो प्रतियोगिता को आयोजन किया जा रहा है।
आज हनुमानगढ़ में जिले में तीसरे दिन आज हर पूरे जिले में हर ब्लॉक लेवल पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 7 दिवसीय कार्यक्रम करने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को और आम जन तक हमारे गांधी जी के विचारों को जन जन तक लेके जाए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सभी अधिकारियों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे हर कार्यक्रम जो है वो सफल हो रहा है। उसके लिए मैं जिला प्रशासन का और आमजन का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि हर कार्यक्रम जो हमारा सफल कार्यक्रम हो रहा है वो सभी के सहयोग से। आज हमारा ऐसे कंपटीशन था डिस्ट्रिक्ट लेवल का कि गांधी अतीत भी नहीं और अतीत भी है और भविष्य भी है। तो गांधी जी ने हमें सिद्धांत दिए थे जैसे कि अहिंसा का, सर्वोदय का, जो आज हमारे वर्तमान में तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं ही, हमारे लिए भविष्य में भी इसका बहुत महत्व है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपना लें तो ये हमारे लिए भविष्य के अंदर बहुत उपयोगी रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा सबसे प्रथम धर्म है, उसके बिना कोई भी प्रथम धर्म नहीं ले सकता। उसके बिना, अहिंसा के बिना हम किसी भी स्थान पर कहीं भी कुछ प्राप्त करने में हमारा कम ही रहता है। गांधी जी ने कहा था अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले हमें खुद में वो बदलाव लाना चाहिए। तो गांधी जी के आदर्शों को पहले खुद को, और अगर दुनिया में हम वो देखना चाहते हैं तो हमें पहले खुद के ऊपर हमें अहिंसा लागू करनी होगी, सत्य बोलना होगा, तभी विश्व में हम वो बदलाव देख सकेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।